नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं साथियों, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और साथ में जो भी फैक्ट होते हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलते हैं साथियों। और साथियों बताना चाहूँगा कि अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए साथियों पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत ने खनिज विज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्रों में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है जापान, चीन, अमेरिका या मंगोलिया। साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं किस कंट्री के साथ भारत ने खनिज विज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्रों में कोऑपरेशन किया है और एग्रीमेंट किया है साथियों। उस कंट्री का आप नाम बताएं। जापान, चीन, अमेरिका या मंगोलिया। तो साथियों यहाँ पर जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है। भारत ने मंगोलिया के साथ समझौता किया है अन्वेषण के क्षेत्रों में साथियों, खनिज विज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्रों में। ठीक है, तो मंगोलिया की बात हो रही है साथियों, तो एक बार मंगोलिया कंट्री के बारे में हम थोड़े कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो मंगोलिया का मैप देखें साथियों तो ये सिर्फ दो ही कंट्रियों के साथ कनेक्ट है। ठीक है, वैसे तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। एक जो इसकी बॉर्डर है वो चाइना से मिलती है और दूसरी जो बॉर्डर्स हैं वो रशिया के साथ कनेक्ट है साथियों। ठीक है, कजाकिस्तान के साथ इनकी कोई बॉर्डर शेयर तो नहीं होती है, बट मंगोलिया और कजाकिस्तान की बॉर्डर में सिर्फ 24 मील की ही दूरी है साथियों। ठीक है, तो 24 मील चलने पर ही कजाकिस्तान की बॉर्डर आ जाती है। तो यहाँ पे देखें अगर क्या लिखा हुआ है कि मध्य एशिया में एक भूमि से घिरा देश है। इसकी सीमा उत्तर में रूस, दक्षिण पूर्वी और पश्चिम में चीन से मिलती है, जो आपको मैंने अभी बताया। ठीक है, देश की जो राजधानी है और सबसे जो बड़ा शहर है साथियों उसका नाम है उलान बटोर, जहाँ पर देश की लगभग 38% जनसंख्या निवास करती है इनके कैपिटल में साथियों। ठीक है, और जो यहाँ की करेंसी है साथी वो मंगोलियन ठोगरिक है। ठीक है, ये करेंसी यहाँ पर चलती है। और अगर करंट पीएम की यहाँ की इनकी बात करें तो इनका जो नाम है ये उनका उनकी इमेज है साथियों, उनका नाम है लवसन मराई ओयुन एर्डेन। ठीक है साथियों, तो इस कंट्री के बारे में बिल्कुल याद रखें साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या पीयूष गोयल। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं किसके द्वारा इस टनल का उद्घाटन किया गया है। तो साथियों यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो पीएम मोदी ने 13 जनवरी 2025 को जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया है साथियों, जिसे आप आधारिक तौर पर सोनमर्ग सुरंग नाम दिया है। ठीक है, आधारिक तौर पर इसका नाम सोनमर्ग सुरंग है, जो इसका नाम अभी दिया गया है। सुरंग का जो निर्माण है साथियों 2700 करोड़ की अधिक लागत से किया गया है। ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुआ है इस सुरंग को बनाने में। इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है साथियों श्रीनगर और लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। ठीक है, श्रीनगर और लद्दाख के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा ये टनल, इसी उद्देश्य से इसको बनाया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाल ही में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है अमित शाह, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया या पीयूष गोयल। कमेंट सेक्शन में बताएं साथियों किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, पीयूष गोयल के द्वारा इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म को। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 11 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में भारत क्लाइमेट फोरम 2025 में, ठीक है साथियों ये फोरम है भारत क्लाइमेट फोरम, आधारिक तौर पर भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है साथियों। और इस पहल मतलब इसको क्यों लॉन्च किया गया, उसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है सौर, पवन और हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में भारत की क्लीन टेक मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है। ठीक है, तो हम कई क्षेत्र में पीछे ना रहें, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है और इसमें आगे जो भी कार्य करना है वो किए जाएंगे साथियों यहाँ पे इस श्रृंखला में।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है, देवजीत सेकिया, अंगद बेदी, निखिल चोपड़ा या राजीव शुक्ला। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, देवजीत सेकिया जी को बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इनके बारे में देखते हैं साथियों। तो देवजीत सेकिया को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है साथियों। जय शाह के आईसीसी अध्यक्ष बनने के बाद ये पद खाली हुआ था। सेखिया के साथ प्रभुतेज सिंह भाटिया को आशीष सोलार की जगह नए कोषाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया साथियों। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा साथियों? आपके जो ऑप्शन है, भारत, जापान, यूएसए या फ्रांस। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं कि किसके द्वारा इस सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। राष्ट्रमंडल देशों की सांसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के बीच। आपके ऑप्शन से भारत, जापान, यूएसए, फ्रांस। कमेंट सेक्शन में बताएं साथियों किसके द्वारा की जाएगी। तो साथियों यहाँ पर जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, भारत के द्वारा। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो भारत साल 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा साथियों। हाल ही में गवर्नेंस में सीएसपीओसी स्थायी समिति की बैठक के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी घोषणा की है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों कि इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन का आपके जो ऑप्शन है साथियों, राजीव रंजन, अभिनव कुमार, रामेश्वर सिन्हा या ओपी सिंह। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, ओपी सिंह। आइए इनके बारे में देखते हैं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह को इंडियन पुलिस फाउंडेशन आईपीएफ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है साथियों। आईपीएफ एक स्वतंत्र थिंक टैंक है जो पुलिस से संबंधित मुद्दों पर काम करता है। ठीक है, और ओपी सिंह जो 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी है। ठीक है साथियों, तो इन्हें इंडियन पुलिस फाउंडेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, और ये क्या है, एक स्वतंत्र थिंक टैंक है जो पुलिस से संबंधित मुद्दों पर काम करता है। उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं या जो भी इश्यूज होते हैं उनसे रिलेटेड इस पे काम किया जाता है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हड्डी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? ठीक है साथियों, तो इनके जो ऑप्शंस हैं, लोहड़ी, बोधा त्योहार, दशहरा या फसल उत्सव। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दें कि कौन सा वार्षिक सबसे बड़ा उत्सव है हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हड्डी जनजातियों का। आपके ऑप्शन है लोहड़ी, बोधा त्योहार, दशहरा या फसल उत्सव। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी है, बोधा त्योहार। आइए इस त्यौहार के बारे में देखते हैं साथियों। हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र में रहने वाली हड्डी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव है जीवंत बोधा त्योहार। ठीक है साथियों, हाल ही में पारंपरिक उल्लास और उत्साह के साथ आरंभ हुआ है। ठीक है, और ये जनजाति एक घनिष्ठ समुदाय के रूप में जानी जाती है। उनका नाम उन छोटे बाजारों या हाटों से प्रेरित है जहाँ वे पारंपरिक रूप से घरेलू फसलें, सब्जी, मांस और ऊन बेचने का व्यवसाय करते हैं। ठीक है, उसका ही बिजनेस करते हैं साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2024 में ईबे वेल्स ने कितने वर्षों में दूसरे सबसे ऊंचा स्तर हासिल किया है? ऑप्शन है 2 साल, 4 साल, 6 साल या 10 साल। तो साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, 2 वर्षों। ठीक है, तो ई बिल्स ने 2 वर्षों में दूसरा सबसे ऊंचा स्तर हासिल किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक साथियों कौन सा वर्ष पृथ्वी के लिए सबसे गर्म साल रहा है? ठीक है, ऑप्शन है 2022, 2023, 2024 या 2025।
तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2024। ठीक है, ये पृथ्वी का सबसे गर्म साल रहा है किस रिपोर्ट के आधार पर? कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक साथियों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और कौन सा संस्थान मिलकर भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला IRDL स्थापित करेंगे? आपके जो ऑप्शन है इसरो, DRDO, IIT या बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य के कांजीरंगा में राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली NRT एंड NS का शुभारंभ किया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या असम। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं कि कहां पर जलमार्ग जो मंत्री है उन्होंने नेविगेशन प्रणाली, राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली का शुभारंभ किया है। ठीक है, कांजीरंगा आप सभी को पता होगा साथियों कि किस राज्य में आता है, तो कमेंट सेक्शन में बताएं केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या असम। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है। ठीक है, असम राज्य में इसका राष्ट्रीय नदी यातायात नेविगेशन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगले कितने वर्ष में भारत ने $100 बिलियन के खाद्य एवं पेय निर्यात का लक्ष्य रखा है साथियों? ठीक है, क्या टारगेट हमने रखा है? आपके जो ऑप्शन है 3 साल, 5 साल, 7 वर्ष या 10 साल साथियों। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, 5 वर्षों के लिए। ठीक है, भारत ने जो खाद्य और पेय निर्यात का जो लक्ष्य है वो $100 बिलियन का रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। अब हम देखते हैं हम कितना अचीव कर सकते हैं इसको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्न में से किस मंत्रालय ने उसकी संस्थाओं ने महाकुंभ में सांस्कृतिक कलाग्राम की स्थापना की है साथियों? तो किसने स्थापना की है साथियों कलाग्राम की, वो आपको बताना है किस मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन से शिक्षा मंत्रालय, जनजाति मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय। तो साथियों जो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन डी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा कलाग्राम की स्थापना की गई है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है साथियों? आपके जो ऑप्शन है प्रतीक वायकर, प्रियंका इंगले, रोहित शर्मा या अर्जुन हेगड़े। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं किसके द्वारा पुरुष टीम का नेतृत्व किया जा रहा है। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, प्रतीक वायकर के द्वारा खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व किया जा रहा है। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो खो खो विश्व कप 2025 टूर्नामेंट में 20 पुरुष और 19 महिला टीम भाग ले रही है साथियों यहाँ पे। ठीक है, प्रतीक वायकर की अगुवाई वाली भारत की पुरुष टीम ग्रुप ए में नेपाल, पेरू, ब्राजील और भूटान के साथ है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव या विराट कोहली। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, सूर्य कुमार यादव। ठीक है, तो सूर्य कुमार यादव 22 जनवरी 2025 को कोलकाता में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाली 5 मैचों की T20 आई श्रृंखला के लिए टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि अक्षर पटेल उप कप्तान रहेंगे साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को किस प्रमुख व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है साथियों? आपके जो ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या स्वामी विवेकानंद। तो साथियों इसका कमेंट सेक्शन में उत्तर दें कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस प्रमुख व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है साथियों 12 जनवरी को। क्या आप सभी को पता होगा?
किसकी जयंती पर ये मनाया जाता है साथियों? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या स्वामी विवेकानंद? नेशनल यूथ डे। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इसे मनाया जाता है साथियों। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को इसको हम मनाते हैं साथियों। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 किस अवसर पर शुरू हुआ है साथियों? आपके जो ऑप्शन है मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा या महाशिवरात्रि? तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है पौष पूर्णिमा। ठीक है, पौष पूर्णिमा से जो महाकुंभ 2025 है उसकी शुरुआत हुई साथियों। तो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 13 जनवरी 2025 को प्रयागराज में पौष पूर्णिमा पर अमृत स्नान के साथ शुरू हुआ था साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर मिलती है साथियों? ठीक है, आपके ऑप्शन है गंगा यमुना गोदावरी, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा कावेरी सरस्वती या गंगा गोदावरी सरस्वती? तो साथियों इसका सही उत्तर देने की आप कोशिश करें कमेंट सेक्शन में कि त्रिवेणी संगम पर कौन सी नदियां प्रयागराज में मिलती हैं। है ना, इनका आपने काफी नाम सुना होगा साथियों। जब भी ये नदी के बारे में डिस्कशन होता है तो साथ में ही इनका नाम हमेशा आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इसका उत्तर आपको पता होगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं साथियों। तो साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है गंगा यमुना सरस्वती। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जनवरी 2025 में बिग डेटा और डेटा साइंस के संबंध में भारत किससे जुड़ गया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, आधिकारिक सांख्यिकी के लिए, बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेष समिति, संयुक्त राष्ट्र डेटा इनोवेशन लैब या संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य समिति साथियों? तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेष समिति से भारत जुड़ गया है साथियों। ठीक है, तो साथियों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा साथियों बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं साथियों करंट अफेयर की क्लास में।